Assalamu alaikum dear students and welcome to consumer behavior class. In this lecture we will continue with our discussion of how external factors influence the consumer behavior, and there will be some miscellaneous topics like how values, demographics, social stratifications, subcultures, families and households affect how consumer make the purchase decision. जैसा कि पहले डिस्कस हुआ था कि कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, जो कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और इंटरनल इन्फ्लुएंसेस होती हैं। जिस तरह आपके सामने डायग्राम में है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और इंटरनल इन्फ्लुएंस जो हैं वो कस्टमर के सेल्फ कॉन्सेप्ट और लाइफस्टाइल के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, और वहाँ से नीड्स और डिज़ायर्स पैदा होती हैं जो कंज्यूमर को डिसीजन प्रोसेस, किसी भी चीज़ को खरीदने का जो एक डिसीजन प्रोसेस है, जिसका एक अपना एक फ्लो चार्ट है कि पहले प्रॉब्लम रिकग्नाइज होती है, फिर इंफॉर्मेशन सर्च होती है, फिर ऑल्टरनेटिव एवेल्युएशन और सिलेक्शन होती है, उसके बाद आउटलेट सिलेक्शन परचेज होती है, और फाइनली जो है वो जब आप चीज़ परचेज कर लेते हैं तो पोस्ट परचेज प्रोसेसेस जो है, जो एक मेंटल डिसीजन प्रोसेस है, उसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और इंटरनल इन्फ्लुएंस होते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में अभी तक हमने ये देखा कि कल्चर और रेफरेंस ग्रुप्स ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर की डिसीजन प्रोसेस पे। अब इस टॉपिक में हम वेरियस मिसलिनियस टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे सब कल्चर्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस, फैमिलीज और इस तरह के रिलेटेड जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो इस रिमेनिंग जो इन्फ्लुएंस है वो हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। चेंजिंग कल्चर वैल्यूज। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट वैल्यूज कल्चर्स की एग्जिस्ट करती हैं अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, उनके डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं और वो इन्फ्लुएंस करती हैं कस्टमर्स के कंजम्पशन पैटर्न्स को। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये चेंजेस विद इन कल्चर, ये जो वैल्यूज चेंज होती रहती हैं ओवर द टाइम, ये कंजम्पशन पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये बात समझ आएगी कि मार्केटर्स के लिए हमेशा ये चैलेंज होता है कि कल्चरल वैल्यूज कांस्टेंट नहीं होती। जो प्रीवियस कल्चर्स में जिस तरीके से फॉर एग्जांपल रिलीजियस वैल्यूज थी वो चेंज होती रहती हैं विद द टाइम, जिस तरीके से इन्वायरमेंटल वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहती हैं विद द टाइम। तो ये जो कल्चरल वैल्यूज की चेंजेस हैं, ये मार्केटर्स के लिए हमेशा एक चैलेंज होता है कि इनके चेंज को साथ साथ किस तरीके से आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिजाइन करनी है। So how we define cultural values? Cultural values are widely held beliefs that affirm what is desirable in a particular culture. अब हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो शिफ्ट होता है बिहेवियर में, जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर में शिफ्ट होता है, वो बेसिकली कल्चरल वैल्यूज के शिफ्ट का ही एक इफेक्ट है। So being a marketer, it is necessary to understand the underlying value shifts to understand the current and future consumer behavior. और ये जो वेरिएशंस आती है कल्चरल वैल्यूज में, ये अक्रॉस वेरियस इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करती है। और हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये चेंजेस जो वैल्यू में आती हैं ये स्लोली होती हैं, ग्रेजुअली आती हैं और अनइवनली भी आ सकती हैं अक्रॉस वेरियस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। However, there is another aspect to it कि कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 9/11 का वाकया हुआ अमेरिका में, ठीक है, जिसकी वजह से एकदम से भी शिफ्ट आ सकता है आपके कल्चरल कंजम्पशन में। लोग टेररिज्म का जो अफेक्ट है या पर्सपेक्टिव है उसको सामने रख के डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसी तरीके से अर्थक्वेक, फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे अर्थक्वेक आया, तो उसकी वजह से एक कंजम्पशन पैटर्न में, एक डिसीजन मेकिंग में वो एकदम रैपिडली भी शिफ्ट आ सकता है। हाउएवर, स्लो एवोल्यूशन जो है वो ज्यादा कॉमन फिनोमिना है और उसको ज्यादा जहन में रख के हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी होती है। यहाँ पे ये बात भी जहन में रखिए कि जो शॉर्ट टर्म बिहेवियरल चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे कोई इवेंट आया, जैसे इलेक्शंस हुआ, या जिस तरीके से कोई एक
वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान या कोई वर्ल्ड कप हारा पाकिस्तान, कोई फाइनल मैच हारा, तो एक शॉर्ट टर्म बिहेवियरल चेंजेस आते हैं अक्रॉस लार्ज पॉपुलेशन भी आ सकते हैं और एक ग्रुप में भी आ सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट नहीं करते जो लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू शिफ्ट्स हैं। लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू शिफ्ट्स जो हैं वो ज्यादा टाइम लेती हैं, ठीक है, और वक्त के साथ साथ वो, तो हमारे पास जो पैमाना होता है उसको नापने का, या हमारे पास जो स्केल होता है वो ये होता है कि हम जो प्रीवियसली कल्चरल वैल्यूज हैं और जो करंट कल्चरल वैल्यूज हैं और जो चेंजिंग कल्चरल वैल्यूज हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से वैल्यूज चेंज हो रही हैं, चैप्टर 2 में हमने ये डायमेंशंस देखी थी कि जो सेल्फ ओरिएंटेड वैल्यूज हैं उसकी जो सब डायमेंशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब हम यहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और मोर और लेस फिर आप खुद उस चीज को पाकिस्तान की सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करने के काबिल होंगे कि किस तरह ये चेंज हो रही हैं वैल्यूज। टी का मतलब है ट्रेडिशनल, ई का मतलब है इमर्जिंग यानी फ्यूचर में जो ज्यादातर यंगस्टर्स में देखा जाता है, और सी का मतलब है करंट वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि प्रीवियसली अमेरिकन्स वर मोर रिलीजियस, ठीक है, जो हम टी देखें टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पे है, एंड करंटली दे आर मोर टुवर्ड्स द सेकुलर यानी ई और सी, और उसके अंदर फिलहाल कोई ऐसा चेंज नजर नहीं आ रही क्योंकि ई और सी जो है वो इकट्ठे हैं। इसी तरह सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, जो अपनी बॉडी डिजायर्स को पूरा करने का जो एक ओरिएंटेशन है कि वो अभी पूरी करनी है या उसमें एक डिले के साथ, एक प्रोसेस के साथ चलना है, तो ट्रेडिशनली देयर वाज मोर एब्सेंट एब्स्टिनेंस, ठीक है, उसको वो सब्र के साथ चलते थे। और लेकिन करंटली और विद एमर्जिंग वो एब्सेंटिनेंस खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, अपनी बॉडी डिजायर्स को पूरा करने की जो चाहत है वो ज्यादा होती जा रही है। इसी तरह पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन या इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के फौरी तौर पे इंजॉयमेंट चाहिए, या फिर बचा के सेविंग करके रखना है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आपने बचा के, यानी पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाना है ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। तो ट्रेडिशनली देयर वाज अ मोर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पोस्टपोन ग्रेटिफिकेशन विद करंट इमीडिएट की तरफ, और इमर्जिंग अब ज्यादा इमीडिएट की तरफ जा रहे हैं, यानी वहां पे सेविंग्स को और बचा के रखने का कॉन्सेप्ट अब कम होता जा रहा है और स्पेंडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए टुवर्ड्स दे आर मोर मटेरियल ट्रेडिशनली, लेकिन अब जो फ्यूचर हैं वो ज्यादा नॉन मटेरियल की तरफ, ज्यादा आर्टिस्टिक्स की तरफ होता जा रहा है। इसी तरह हार्ड वर्क जो है वो ट्रेडिशनली इट सीम्स के अमेरिकन वर मोर हार्ड वर्किंग, ज्यादा फोकस करते थे, ज्यादा इनपुट देते थे अपना अपने वर्क प्लेस की तरफ। करंट जो है वो ज्यादा हार्ड वर्किंग से थोड़े कम होते जा रहे हैं, आल दो लेफ्ट साइड पे ही है लेकिन थोड़े कम होते जा रहे हैं। और जो इमर्जिंग है, जो फ्यूचर है, जो ज्यादा यूथ के अंदर आपको नजर आएगा, वो लेयर को भी साथ साथ अहमियत दे रहे हैं, एंजॉयमेंट को भी अहमियत दे रहे हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट इंक्रीज होता जा रहा है कि सिर्फ काम ही हर चीज नहीं है, साथ दूसरी एक्टिविटीज, लेयर एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, फैमिली, इनको भी हमने टाइम देना है। ईसीटी नीचे जो है एक्टिव और पैसिव में, वो बिल्कुल वहीं पे है जहाँ पे मतलब एक ही साइड पे है, उसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रही। इसका मतलब अमेरिकन सोसाइटी वाज प्रीवियसली आल्सो एन एक्टिव सोसाइटी and currently is also an active people, and emerging is also towards more active। तो यहाँ पे हमें चेंज नजर नहीं आ रही वैल्यूज में। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो एनवायरमेंटल ओरिएंटेड जो कल्चरल वैल्यूज थी, किस तरीके से अमेरिकन सोसाइटी में पहले जो ट्रेडिशनल लोग थे वो ज़्यादा क्लीनलीनेस को फोकस करते थे, करंट भी ऐसे ही हैं। लेकिन जो इमर्जिंग, जो न्यू आ रही है जनरेशन्स, वो इतना ज़्यादा जितना प्रीवियस थी क्लीन, हालांकि अभी भी उनका टुवर्ड्स लेफ्ट ही है ई, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो नहीं उस पे फोकस करते। रिस्क टेकिंग में देखा जाए तो जो प्रीवियसली थे वो ज़्यादा रिस्क टेकर्स थे ट्रेडिशनल, ठीक है, दैट इज मे बी इकोनॉमी भी उसको बहुत मैटर करती है कि इकोनॉमी वाज मोर स्टेबल। जो इमर्जिंग है वो अब थोड़े कम रिस्क टेकिंग हो गए हैं, और जो जो करंट है वो थोड़े कम रिस्क टेकिंग हो गए हैं, जो इमर्जिंग है वो अब फिर टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग
जा रहे हैं। इसी तरह देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल थे अमेरिकन, वो नेचर को ओवरकम करने को एक बड़ा फोकस रखते थे कि जी हमें जो नेचर को ओवरकम करके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है, जंगल को ख़त्म करके यूज़ करना है, उसको प्लास्टिक यूज़ करने हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो अमर्जिंग हैं, दे आर मोर टूवर्ड्स एडमायर नेचर, वो नेचर को प्रिजर्व रखना चाहते हैं, वो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रखना चाहते हैं। परफॉर्मेंस में देखा जाए तो ट्रेडिशनली परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा फोकस था, ट्रेडिशनल जो पुराने अमेरिकन जनरेशन्स थी। जो करंट है वो टूवर्ड्स स्टेटस ज़्यादा मूव करके, और अब जो मर्जिंग है वो वापस परफॉर्मेंस की तरफ आ रहे हैं। अदर ओरिएंटेड फैक्टर्स जिस तरीके से हमने डिस्कस किए थे, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, तो देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल अमेरिकन थे दे वर मोर इंडिविजुअलिस्टिक। करंट और इमर्जिंग टुवर्ड्स कलेक्टिविज्म की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि वो हो गए हैं कलेक्टिविज्म, लेकिन थोड़ा सा उसमें इंडिविजुअलिज्म कम होती जा रही है। डाइवर्सिटी की तरफ देखा जाए तो ट्रेडिशनली अमेरिकन सोसाइटी वाज मोर यूनिफॉर्म। करंट जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी और इमर्जिंग और ज़्यादा डाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। लिमिटेड और एक्सटेंडेड फैमिलीज की तरफ देखा जाए तो देयर इज अ बैलेंस, देयर इज नॉट अ चेंज। देखें टीईसी इकट्ठा लिखा हुआ है, इसका मतलब है देयर इज नॉट अ चेंज। तो यहाँ पे मार्केटर्स के लिए जो पुरानी स्ट्रेटजीज हैं टुवर्ड्स द फैमिली वो ऑलमोस्ट सेम रह सकती हैं, उनको उसको डायनेमिकली चेंज करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही। ट्रेडिशनली अमेरिकन वर मोर टुवर्ड्स यूथ। करंट जो है वो थोड़ा एज का रिस्पेक्ट ज़्यादा आता जा रहा है, और इमर्जिंग में एज का रिस्पेक्ट थोड़ा और ज़्यादा आता जा रहा है। कंपटीशन की तरफ देखा जाए तो ट्रेडिशनली अमेरिकन सोसाइटी वाज मोर कम्पेटिटिव। करंट जो है वो थोड़े से कॉपरेशन, और इमर्जिंग थोड़े निस्बतन ज़्यादा कॉपरेशन की तरफ गए। आल दो ये तीनों लेफ्ट साइड पे ज़्यादा लाइक करते हैं, इसका मतलब है कंपटीशन स्टिल एग्जिस्ट इन द अमेरिकन सोसाइटी। मस्कुलिनिटी की तरफ देखा जाए तो अमेरिकन सोसाइटी वाज ट्रेडिशनली मोर मस्कुलिन। करंट जो है टुवर्ड्स फेमिनिटी, और विद द टाइम जो इमर्जिंग है, जो न्यू है, जो अपकमिंग है, दे आर मोर टुवर्ड्स फेमिनिटी। तो यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन में देखा कि किस तरीके से अमेरिकन सोसाइटी जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड, एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एंड अदर ओरिएंटेड जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से चेंज हो रही हैं। और दिस इज व्हाट द मार्केटर्स नीड टू कीप इन माइंड कि इन चेंजिंग वैल्यूज के हिसाब से जो है उनको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो डिवाइस करनी होती हैं। हियर आई विल गिव यू एन असाइनमेंट कि किस तरीके से ये जो चेंजिंग वैल्यूज, ये जो सब डायमेंशंस हैं, उनके ऊपर पाकिस्तानी सोसाइटी में व्हाट डू यू बिलीव बाय डूइंग रिसर्च ऑन इंटरनेट you have to devise the same kind of this diagram जो हमें सामने नजर आ रही है, जिसमें ट्रेडिशनल, करंट और इमर्जिंग तीन जो हैं फैक्टर्स, उनके ऊपर हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं विद अ प्रॉपर यू नो एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशंस कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो उसमें वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो रही हैं। हमने देख लिया कि किस तरीके से चेंजिंग वैल्यूज, जो कल्चरल वैल्यूज है, वो मार्केटर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको उसको कंसिडर करना चाहिए। और जब अपनी एक फर्म मार्केटिंग मिक्स अपना डिज़ाइन कर रही होती है तो अपनी टारगेट मार्केट की जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उसको फोकस में रखती है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो चेंजिंग मार्केटिंग रिस्पॉन्सेज हैं उसके एस्पेक्ट में कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आजकल कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जिनको अहमियत हासिल है। तो उनमें से एक जो है दैट इज द ग्रीन मार्केटिंग। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ये रियलाइजेशन हो गई है कि जो एनवायरनमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका जो कंसर्न फॉर द सेफ गार्ड एंड बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट है, उससे ग्रीन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया है। ग्रीन मार्केटिंग में होता क्या है और उसमें हम किस तरीके से, कौन से फैक्टर्स हैं जो किए जाते हैं तो ग्रीन मार्केटिंग हम उसको कहते हैं। सबसे पहले इन ग्रीन मार्केटिंग अगर ऐसी प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही हैं और उनके जो यूज है, ठीक है, उनको एक तो प्रोड्यूस करना, फिर उनका यूज करना और फिर उनको डिस्पोज ऑफ करना, ये सारा इस तरीके से होता है कि वो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाता है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वर्जन ऑफ दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बिजली पैदा की जा रही है अगर कोल से, तो वो एक ऐसा तरीका कार है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जब कोल बर्न होता है उसका धुआं निकलता है, तो उसको धुएं के निकलने से जो आपका
इन्वायरमेंट है, जो स्मोक है, वो फिजा में जाता है और ऑफ कोर्स वो पोल्यूशन का बायस बनता है। उसके बरक्स अगर बिजली पैदा की जाए नेचुरल गैस से तो वो कम पोल्यूशन फैलाने का सबब बनती है। सेकेंडली, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स दैट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ये भी एक फैक्टर बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जिस तरीके से आप ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी कोई चीज़ बनाएं कि जिससे जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप देखें तो जब हम कोयले से बिजली पैदा करते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। उसकी निस्बत जब हम नेचुरल गैस से बिजली पैदा करते हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए लेस हार्मफुल है, हाल तो वो भी पोल्यूशन पैदा करती है। लेकिन अगर हम सोलर से बिजली जनरेट करें या विंड एनर्जी से बिजली जनरेट करें तो उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पॉजिटिव है, क्योंकि वो पोल्यूशन जनरेट नहीं कर रही। although there are chances कि 100% वो भी इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट उस तरीके से नहीं जनरेट करती जैसे हाइड्रल है। तो हाइड्रल although पोल्यूशन फ्री, एयर पोल्यूशन फ्री मोड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी लैंड यूटिलाइज करनी पड़ती है जब आप लेक क्रिएट करते हैं डैम के लिए। ठीक है, और वो भी काफ़ी हद तक उसमें काफ़ी आपको जंगल, पौधे, बहुत सारी जो फर्टिलाइज लैंड है वो आपकी निकल जाती है उस लेक में, जो आप बहुत बड़ी सी एक लेक बनाते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि जी बड़े डैम बनाना इन्वायरमेंट के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है, उसकी जगह छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए। आज तो ये बहुत सारी डिबेटेबल बातें हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो बहुत हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, उसकी जगह आप ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो लेस हार्मफुल है। सो दैट इज वन वे। द अदर वे इज कि आप ऐसी प्रोडक्ट डेवलप करें जैसे सोलर सेल है जिसका एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, और थर्ड वे जिससे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं ग्रीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इज टाइंग द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट टू एन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट। आप इस तरह कह सकते हैं कि जी हमारी ये जो प्रोडक्ट है इसका 10% जो हमारी सेल्स हैं या 10% जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो एक खास ऑर्गेनाइजेशन जैसे WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, जो जंगलों के हिफाजत करती है, तो ये उसकी तरफ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीकाकार हो सकता है कि जिससे आप ग्रीन मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग एक्टिविटीज जो कंपनीज करती रहती हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी। यहाँ पे हम जिक्र करते हैं सबसे पहले कोका कोला का, क्योंकि कोका कोला के ऊपर काफी इल्जाम भी लगते रहते हैं कि इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। तो वो इसके चूंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड बॉटलिंग में है, तो या जो फिजी ड्रिंक्स हैं उसमें वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड है, तो कोका कोला की जो उसने किस तरह ग्रीन मार्केटिंग इनिशिएटिव लिया कि उसने बॉटल्स बनानी शुरू की फ्रॉम द शुगर केन वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको प्लांट बॉटल्स कहते हैं। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ कंपनीज ग्रीन मार्केटिंग या लिव पॉजिटिवली कैंपेन कि जी अपना जो है वो मार्केटिंग ग्रीन मार्केटिंग में अपना पार्ट प्ले करे। इसी तरह पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें तो ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर जो जनरेशन पाकिस्तान है, ठीक है, वो काफी इस मामले में फोकस कर रहा है। आल्दो वो एक अपैरल ब्रांड है, वो कपड़े वगैरह और इस किस्म की चीजें बनाता है, तो वो इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस पेश कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये कि जो ऑर्गेनिक कॉटन फाइबर जो उगती है उसको यूज कर रहा है अपनी क्लोथिंग के लिए। सेकेंडली वो प्लास्टिक को यूज कर रहा है अपनी क्लोथिंग को मैन्युफैक्चर के लिए। सो देयर रीसेंट कैंपेन सोनी धरती हाईलाइटेड वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज prevailing in our society such as water scarcity, air pollution और deforestation। तो इसका मतलब है साथ साथ वो अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रहा है, उनमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी जो एक अर्निंग है उसमें भी लगा रहा है। तो वो जो थर्ड वे हमने डिस्कस किया था उसको यूटिलाइज कर रहा है। दे आल्सो लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव विद देयर फैक्ट्री आउटलेट स्टोर where customers could make customized pieces using fabric left over फ्रॉम देयर प्रीवियस कलेक्शन। इसका मतलब है वो जो वेस्टेज से बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब चीजें वेस्ट होती हैं, जब वो यूटिलाइज नहीं होती, जब वो डंप कर दी जाती हैं, जाहिर है जब वो डंप की जाती हैं लैंड फिल्स में, ऐसे एरियाज जो लैंड को
कवर करते हैं, तो वो वहां पे पड़ी रहती हैं। और स्पेसिफिकली अगर वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इतने जल्दी डीकम्पोज नहीं होती, तो वो भी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है। तो वो इस किस्म की इनिशिएटिव्स कंपनीज लेती हैं फॉर द ग्रीन मार्केटिंग। और बहुत सारी आपको डव की खैर एग्जांपल तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे, लेकिन और एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी जिसमें कंपनीज जो हैं वो ग्रीन मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेती हैं और लोग जो हैं उनको बहुत हद तक प्रिफर करते हैं। अगर हम ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें मार्केटर्स के लिए कुछ फूड ऑफ थॉट्स भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन मार्केटिंग या ग्रीन एनवायरमेंटल कंसर्न रखने वाले जो भी कस्टमर्स हैं वो ज़रूर परचेज करेंगे वो प्रोडक्ट्स जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। ठीक है, इवन वो लोग जिनको कंसर्न है एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स के हवाले से, उनकी भी नेगेटिव परसेप्शंस होती हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो ये बिलीव्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं आजकल कि जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज ग्रीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करने के लिए अपनी प्राइसेस बढ़ा देती हैं, ये उनका एक टैक्टिक भी होता है। फिर क्वालिटी, लोअर क्वालिटी की परसेप्शन भी आम पाई जाती है कंज्यूमर्स में। और फिर ये भी एक परसेप्शन पाई जाती है कि कहने को वो ग्रीन प्रोडक्ट्स होती हैं लेकिन वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती, यानी ट्रस्ट का इशू भी यहाँ पे आ सकता है। साथ साथ एक स्टीरियोटाइपिंग भी पैदा हो गई है, यानी एक सोच पैदा हो गई है कि जो ग्रीन कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो जो है प्रोडक्ट्स को वो देखते हैं जैसे नेगेटिवली देखते हैं। मतलब वो देखते हैं कि सिर्फ शौकी की वजह से वो ये ग्रीन प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लोग खरीदते हैं, उनके अंदर दिल से वो कंसर्न नहीं है प्रोडक्ट्स का। तो इस तरह के उनको भी नाम भी दिए जा सकते हैं। फिर उनको एक स्टीरियोटाइप भी उन उन पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए पैदा हो जाता है जो ज्यादा कंसर्न होते हैं अबाउट द एनवायरनमेंट। जैसे हमारे मुल्क में बहुत आम देखा गया है कि अगर आप देखें जो प्लास्टिक के बैग्स बैन करने की मुहिम चलाई है गवर्नमेंट ने, तो उन उन लोगों को जो उस पे अमल करना चाहते हैं, जो वाकईतन बैग्स को कैरी करते हैं, उनको थोड़ा सा स्टीरियोटाइप नजरों से देखा जाता है, उनको कॉर्नर कर दिया जाता है, उनका मजाक उड़ा दिया जा सकता है। ये अगर आप सिर्फ इतनी सी बात देखें कि आप अगर एक प्रैक्टिस को जारी करने की कोशिश करें कि आपके हाथ में एक रैपर है और आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हैं और आप कहते हैं कि आई एम कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, और ये जो प्लास्टिक का रैपर है ये मैं रोड पे नहीं थ्रो करना चाहता या चाहती, तो आपका मजाक उठ सकता है इस बात पे। और ये एक इतनी एक ऐसी बात है जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अच्छी प्रैक्टिस जो है आप उसको छोड़ दें। ये जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी ये बात डिस्कस की थी कि देयर इज अ नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, एक ग्रुप का प्रेशर होता है और उस ग्रुप के प्रेशर की वजह से आप अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो सेम कैन हैपन विद योर डिसीजन रिगार्डिंग द ग्रीन प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसी तरीके से अमेरिका में ये देखा गया कि लोगों के, मर्दों के अंदर ये एक बड़ा बिलीफ पैदा हो गया कि कुछ हद तक कि जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं दे आर मोर फेमिनिन। ठीक है, जो वो फीमेल्स उसको ज्यादा यूज करती हैं, तो ये भी एक एक चीज इसमें मैटर करती है। तो इन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना मार्केटर्स के लिए बड़ा जरूरी है ताकि वो ग्रीन मार्केटिंग की सक्सेस का फल जो है वो खा सके। अब एग्जांपल है यहाँ पे जैसे होंडा। होंडा ने होंडा एकॉर्ड लॉन्च की थी 2007 में। उसने उसकी होंडा एकॉर्ड हाइब्रिड जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो खत्म कर दी। और उसकी वजह ये थी कि पुअर सेल्स वैल्यू थी, उसकी पुअर सेल्स वैल्यू बिक नहीं रही थी। अच्छा, बिक क्यों नहीं रही थी? उसमें भी एक स्ट्रेटेजी में मसला था कि वो $15,000 उसकी प्राइस ज्यादा थी एज कंपेयर टू नॉन हाइब्रिड वर्जन। ठीक है, लेकिन बाद में कंज्यूमर्स ने जब उसको यूज किया तो उन्हें पता चला कि उसकी माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब ये देखें, जैसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हमने कहा था कि जब इस तरह की ग्रीन प्रोडक्ट्स कंपनीज लॉन्च करेंगी और कंज्यूमर्स जो है उनको तो पता चल जाता है, वो थोड़ी देर तो धोखा खा सकते हैं लेकिन इन द लॉन्ग रन नहीं धोखा खा सकते, तो फिर उनकी यूटिलाइजेशन जो है चीजों की वो रोक देंगे। इसलिए मार्केटर्स को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें कुछ दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि एक तो अगर चीज इको फ्रेंडली अपीयर हो रही है
तो कंज्यूमर्स के जहन में अक्सर ये बात भी आ जाती है कि ये प्रोडक्ट अगर इसके साथ इको फ्रेंडली लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये हर एनवायरमेंटल एरिया के लिए बहुत बेहतर है, और हर चीज को जो है ना, ये एनवायरनमेंट के हर पर्सपेक्टिव को, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पोल्यूशन हो, चाहे वो ग्रीनरी हो, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, हर चीज के लिए ना वो बेहतर है। तो एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। जब इको फ्रेंडली अगर किसी प्रोडक्ट पे लिखा हो तो कंज्यूमर की परसेप्शंस जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। फ्यू प्रोडक्ट्स हैं वो इस हद तक पूरी कर सकती हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो बहुत थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती हैं। इम्पैक्ट वो जरूर डालती है लेकिन उनका उतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है। और दूसरा है ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट। ग्रीन वॉशिंग में ये होता है कि फर्म प्रोमोट तो करती है कि हमारी प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को बेनिफिट पहुंचा रही है, लेकिन वो उसको, उस प्रॉमिस को, उसको डिलीवर नहीं कर पाते। और ये फिर कंज्यूमर्स के जहन में जब ये बात उनको जब पता चलता है कि एक्चुअली वो प्रैक्टिस नहीं हो रही, बैक एंड पे कुछ और मामला चल रहे हैं, इनफैक्ट ग्रीन फ्रेंडली कह के या उसको इको फ्रेंडली कह के वो फर्म उससे भी ज्यादा जो पहले थी उससे भी ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। सो दीज आर एक्चुअली सम कंसर्न्स फॉर द मार्केटर्स जब वो ग्रीन मार्केटिंग अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह मिलती जुलती फ्रॉम ग्रीन मार्केटिंग से सेम एक कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग टेक्निक भी होती है जो मार्केटर्स यूज करते हैं। तो क्योंकि जो आपके कल्चरल वैल्यूज हैं वो डिमांड करती हैं कि कंपनीज जो हैं उनको सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, उनको सोसाइटी और इंडिविजुअल के वेल बीइंग के लिए भी काम करना चाहिए। तो कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग या सीआरएम। अच्छा, सीआरएम जब जिक्र हो तो जहन में रखिएगा कि मार्केटिंग में सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए भी ये एक्रोनाइम यूज किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो सीआरएम मींस कॉज रिलेटेड मार्केटिंग। तो कॉज रिलेटेड मार्केटिंग आल्दो इसको इंटरचेंजेबली सोशल मार्केटिंग के साथ भी कभी कभी कंफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। कॉज रिलेटेड मार्केटिंग में एक कंपनी जो है उस वो मार्केटिंग ऐसे करती है कि उसको, उसकी प्रोडक्ट को या उस कंपनी को ओवरऑल एक कॉज के साथ आप अटैच कर देते हैं। ठीक है, और गोल ये होता है कि आप इंप्रूव करें अपनी सेल्स को भी, अपने कॉर्पोरेट इमेज को भी, अपने कस्टमर्स रिलेशनशिप को भी, और साथ साथ जो कॉज है उसको भी फायदा पहुंचाया जाए। तो कंपनीज क्या करती हैं कि अपने आप को एसोसिएट कर देती है किसी कॉज के साथ, किसी प्रोजेक्ट के साथ, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करती हैं कस्टमर से। उनको अपनी एक ब्रांड इक्विटी और अपनी कॉर्पोरेट इक्विटी बिल्ड अप करती हैं ताकि उनकी सेल्स भी इंक्रीज हो। आप नेट पे सर्च कीजिएगा डव का सेल्फ स्टीम प्रोजेक्ट। ठीक है, जो डव ने बेसिकली सीआरएम की टेक्निक को यूज किया था कि किस तरीके से लोगों में या बच्चों में सेल्फ स्टीम को इंक्रीज किया जाए। और मकसद ये था कि वहां पे सेल्फ स्टीम भी इंक्रीज हो और साथ साथ यानी पर्सनैलिटी भी बेटर हो, और साथ साथ ये कि फर्म की सेल्स भी इंप्रूव हो। जब बात होती है सोशल मार्केटिंग की तो उसमें आप प्रमोट करते हैं किसी कॉज को, लेकिन वहां पे प्रॉफिट्स जो हैं वो आपका मकसद नहीं होते। रिसर्च से पता चला है कि सीआरएम या कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग कंज्यूमर्स की बेसिकली जो कोर वैल्यूज हैं उनको हिट कर रही होती है, इट कैन बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, स्पेसिफिकली वो कल्चर्स जो इस चीज को बहुत प्रेफर करते हैं कि एक तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन हो उसमें। जैसे प्रॉब्लम जैसे एड्स हो गया, पोल्यूशन हो गया, या कैंसर हो गया, इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉज रिलेटेड मार्केटिंग को प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका में जो रिसर्च की गई उसके मुताबिक जो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो आउट ऑफ द वे उन स्टोर्स को या उन ब्रांड्स को रीच आउट करने की कोशिश करते हैं जो कॉज रिलेटेड मार्केटिंग जो है उस पे फोकस कर रही है, और फिर उसके लिए ज्यादा पैसे भी पे कर सकते हैं। जैसे अगर स्टैटिस्टिक्स आपसे मैं डिस्कस करूं तो 71% people have purchased a cause related brand. This was found by a survey. 88% think that companies should try to accomplish their business goals while simultaneously working to improve society. And 88% मतलब
लोग सोचते हैं कि कंपनी गोल्स भी अचीव करे और सोसाइटी के लिए भी काम करे। 74% claim that a company's commitment to a social issue is important when deciding which product and service to recommend to other people, and 86% are likely to switch brands based on CRM when price and quality are equal. तो CRM को कस्टमर की रिसेप्टिविटी को देखते हुए it is not surprised कि companies basically spend millions even billions of dollars के जी causes को वो स्पॉन्सर करें। और लेकिन फिर भी जो कंज्यूमर का एक स्केप्टिसिज्म है और उनका एपैथी है वो एक चैलेंज है मार्केटर के लिए कि कई कई बहुत इन्वेस्ट भी करती है कंपनीज, लेकिन फिर भी कंज्यूमर्स जो है वो इतना ज्यादा उन पे फोकस नहीं करते, थोड़े स्केप्टिकल होते हैं, थोड़े क्रिटिकल होते हैं, उनको ट्रस्ट नहीं करते। तो ये चीज भी मार्केटर्स को देखनी चाहिए।